हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी हिस्ट्री को एमसीक्यूज़ में पढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज इसका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हमने कल आप लोगों को बता दिया था। फ्रांसीसी क्रांति से कोरिलेट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए क्वेश्चन इंडिया से पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये काफ़ी लंबा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसकी वीडियो मैंने 2 भागों में बनाई है। आज इसका पहला भाग आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, तो उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग देखिएगा। ओके दोस्तों, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तैयारी करने के लिए अच्छा कंटेंट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपना आज का पहला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में क्रांति कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1798, 20 जुलाई 1792, 29 जुलाई 1791। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस में जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वो आपकी 14 जुलाई 1789 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए यहाँ पर। देखिए, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। लगभग 7,000 कितने लगभग 7,000 पुरुष और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए थे। उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया था। किस चीज़ का गठन करने का निर्णय लिया था? उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया था। टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए थे। वहीं से आपकी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तीनों चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब देखिए अगला प्रश्न। फ्रांस सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। देखिए, फ्रांस सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था पेरिस, बास्तिल किला, तलवार, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है, बास्तिल किला। अब देख लीजिए कैसे था। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को लोगों ने ढहा दिया जब क्रांति हुई तब, और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को स्मृति चिन्ह के रूप में संजोकर रखना चाहते थे। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 10वें, लुई 16वें, लुई 18वें, लुई 17वें। तो दोस्तों, फ्रांस में क्रांति आपके लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लुई 16वें के शासनकाल में, 1789 में। ये आप लोगों को ऊपर बता चुके हैं, 14 जुलाई 1789 में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा? किस राजवंश के थे लुई 16वें? ये आपको पता चल गया होगा, बुर्बो राजवंश के थे। और किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठे? 1717, 1771, 1772, 1774। तो आप लोगों को बता देते हैं, ये जो लुई 16वें थे 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे। एक बात और जान लीजिए, 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वें बैठे थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 20 साल की थी। कितनी उम्र थी? 20 साल। और उनका विवाह, जिसे आज ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी, नाम लिख देता हूँ मैं उनका, एंतो, क्या नाम था उनका? मैरी एंतोइनेट, मैरी एंतोइनेट के साथ हुआ था। कहाँ की थी ये देखिए, दोबारा सुन लीजिए। इनका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय इन्होंने राजकोष को खाली पाया था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। अब देखिए अगला प्रश्न। ये देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। फ्रांस ने
अमेरिका के 13 उपनिवेशों के साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। किसने सहायता की थी दोस्तों? फ्रांस ने सहायता की थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। किसकी सहायता की थी? अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, क्योंकि इन दोनों का साझा शत्रु था फ्रांस का भी, अमेरिका कौन था? ब्रिटेन। जिसके कारण इन पर बहुत सारे कर्ज हुए। तो उस कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु पर विचार करने के लिए कह रहा है। देखिए, युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, लिब्रे उस समय की वहाँ की करेंसी थी दोस्तों, उस समय चलती थी लिब्रे। कहाँ पर? फ्रांस में। युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए, सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे, जो कि बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। उसका परिणाम क्या निकला? फलस्वरूप सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर हो गई, यानी कि बजट पे से ही कर्ज चुकाना प्रारंभ कर दिया गया फ्रांस में। ओके दोस्तों, अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। यानी कि कर्जे में बजट जाने लगा, तो ज़्यादा आय के स्रोत बढ़ाने के लिए करों को बढ़ाया गया। किस किस पर बढ़ाया गया? राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने वाले फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने लग गई थी। अब देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था कौन सी? वर्ग व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? 1, 2, 3, 4 या निम्न में से कोई नहीं? तो दोस्तों, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था आपकी 3 भागों में विभाजित थी। यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, ये इसका पहला था वर्ण। दूसरा, द्वितीय एस्टेट, इसके अंदर कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और तृतीय एस्टेट, इसके अंतर्गत बड़े व्यापारी आते थे, व्यवसायी आते थे, व्यापारी अदालती कर्मचारी, वकील आदि आते थे। किसान भी इसके अंतर्गत आते थे, कारीगर भी इसी के अंतर्गत आते थे, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, सब के सब तृतीय एस्टेट के अंतर्गत आते थे। देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 7, पूर्व में फ्रांस में प्रयुक्त होने वाले शब्द। देखिए, जब वहाँ पर लुई 16वें का शासनकाल था, उसमें फ्रांस में कुछ शब्द प्रयुक्त होते थे। तो प्रयुक्त होने वाले शब्द और उनके अर्थों को नीचे दिए गए कूट से मिलान कीजिए। देखिए, लिब्रे पहले भी आया था, लिब्रे वहाँ की करेंसी थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, लिब्रे क्या था? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ओके दोस्तों, अब देखिए एस्टेट मैंने आपको 3 वर्ग बताए हैं अभी जस्ट पीछे ही। देखिए, ये सारे के सारे एस्टेट थे। अब देखिए, एस्टेट क्या था? क्रांति, पूर्वी फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी ये। ओके दोस्तों, एस्टेट के विषय में भी आप जान चुके हैं। अब देखिए, पादरी वर्ग कौन था? देखिए, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह पादरी वर्ग के अंतर्गत आता था, यानी कि ये रहा। अब देखिए, टाइद किसे कहते हैं? टाइद, देखिए, चर्च द्वारा लोगों से कर वसूला जाता था, वो टाइद कहलाता था। देखिए यहाँ पर चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। किसके बराबर होता था? कृषि का जो कर था, उस कर की जो उपज थी, कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था यह कर। ओके दोस्तों, अब देखिए, टाइल क्या था? टाइल, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए, टाइल क्या था? टाइल सीधे राज्य को जो टैक्स अदा किया जाता था, वो टाइल कहलाता था। क्या कहलाता था? टाइल। अब देखिए, यहाँ पर पहले का चौथा है, तो देखिए ये सही है आपका। दूसरे पहले का आपका चौथा तो है ही नहीं है, 1, 2, तीसरा चौथा, पहले का चौथा है, दूसरे का 5वां है, तीसरे का तीसरा है, चौथे का दूसरा और 5वें का पहला, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी?
2.3 करोड़, 2.5 करोड़, 2.8 करोड़, 3 करोड़। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। कितनी थी? 2.3 करोड़। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, अब देखिए 1789 आते आते यहाँ की जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई थी। कितनी हो गई थी? 2.8 करोड़ हो गई थी। तो दोस्तों परिणाम क्या हुआ जनसंख्या बढ़ने का? परिणाम ये हुआ कि अनाज का उत्पादन होता था वो कम होता था, और बाकी जो मांग जो थी अनाज की वो काफ़ी बढ़ गई थी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में भी काफ़ी तेज़ी आ गई थी। वहाँ पर जो पाव रोटी खाई जाती थी, भारत में जैसे पाव भाजी के लिए पाव होता है ना आपका, मोटा सा, या डबल रोटी जिसे बोलते हैं, तो पाव रोटी वो वहाँ पर काफ़ी खाई जाती थी। जब जनसंख्या बढ़ गई और उत्पादन कम हो रहा है तो मांग में तो तेज़ी आएगी। तो लोगों के मुख्य खाद्य जो था पाव रोटी, उसकी कीमत बढ़ने लग गई। कीमत ऑब्वियसली बढ़ेगी। ओके दोस्तों, अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना देने वाले दार्शनिक थे जॉन लॉक, जियो जाक रूसो, कर्नल टॉड। विकल्प 1 व 2 दोनों। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना आपके जॉन लॉक ने भी दी थी और जाक रूसो दोनों द्वारा दी गई थी। देखिए दोस्तों, 21 जनवरी 1793 कौन सा था? देखिए पहले इस प्रश्न को पढ़िए, फिर पूरी जानकारी देंगे आपको। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, लुई सोलवे को देशद्रोह के आरोप में किस वर्ष फांसी दी गई? तो देखिए 1790, 1791, 1793, 1893। तो देखिए लुई सोलवे को देशद्रोह के आरोप में 1793 में फांसी दी गई थी। पूरी टाइम जान लीजिए जो हम अभी आप लोगों को बता रहे थे। 26 जनवरी क्या था? 26 जनवरी 1793। 26 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉक कॉनफोर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्दी उसकी रानी जो थी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ था। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी थी? रिपन, जॉन लॉक, टॉड, मॉन्टेरैक्यू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक आपकी जॉन लॉक द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉन लॉक द्वारा। देखिए टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, यानी कि विरोध किया था। लोग बाग जो राजा को देवी या उनके निरंकुश अधिकारों की पक्ष में थे, उस चीज़ों का उसने खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? जॉन लॉक ने क्या कहा? दोबारा जान लीजिए। इन्होंने तो राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, और जबकि जो रूसो थे, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाया। लिख देता हूँ, रूसो ने उनके इसी विचार को आगे बढ़ाया और क्या कहा? देखिए सुन लीजिए। आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। नहीं, जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध होना चाहिए और उस पर सरकार आधारित होनी चाहिए, ये प्रस्ताव रूसो ने रखा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्या? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी? रिपन, जॉन लॉक, टॉड और मॉन्टेरैक्यू। तो देखिए दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक आपकी मॉन्टेरैक्यू ने लिखी थी। अब देखिए जान लीजिए, मॉन्टेरैक्यू ने अपनी रचना में सरकार के अंदर 3 चीज़ों की मांग की थी। किस चीज़ों की मांग की थी? अच्छे से जान लीजिए। विधायिका की। किसकी मांग की? विधायिका की। दूसरी मांग उन्होंने की थी आपकी कार्यपालिका की। किसकी?
कार्यपालिका की। दूसरी मांग उन्होंने कार्यपालिका की थी। ओके दोस्तों, तीसरी उनकी जो मांग थी वो न्यायपालिका की थी। क्या थी? न्यायपालिका। 3 मांगे उन्होंने की थी। ओके, देखिए दोबारा जान लीजिए। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी रचना में सरकार के अंतर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की थी। उसने कहा था कि सत्ता को इन तीनों के अंतर्गत बांट देना चाहिए। ओके दोस्तों, अब देखिए अगला प्रश्न 13वां। एस्टेट्स जनरल या प्रतिनिधि सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। देखिए, जब भी कोई टैक्स वगैरह लगाने होते थे या आदेश देना होता तो राजा एस्टेट जनरल या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को बुलाता था, उनसे राय लेता था और अंतिम फैसला सम्राट का होता था। तो उसी विषय में पूछ रहा है कि एस्टेट जनरल या प्रतिनिधि सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। जैसे हमने बताया, एस्टेट सभा को बुलाया जाता था, इसके लिए उसे प्रतिनिधि सभा को बुलाकर नए कर के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। ओके फ्रेंड्स, एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। इसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। 3 एस्टेट थे जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, परंतु निर्णय करने का कार्य सम्राट का था। ये बात ही मैंने आपको बता दी है। प्रतिनिधि सभा या एस्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक 1615 में हुई। दोस्तों, ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसकी अंतिम बैठक आपकी 1614 में हुई थी। कब हुई थी? 1614 में। और गलत पॉइंट ही पूछ रहा, तो 1614 था उस समय। आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित करने वाले अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने किस मॉडल पर आधारित सरकार बनाई? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन देख लीजिए पहले। रिपन, जॉन लॉक, टॉड, मॉन्टेस्क्यू। देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी रचना में सरकार के अंतर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। तो मॉन्टेस्क्यू के मॉडल के आधार पर ही इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। क्या क्या लिया उसके अंतर्गत? देखिए, विधायिका भी ली इन्होंने, और उसके अंतर्गत उन्होंने कार्यपालिका भी ली, और उसके अंतर्गत इन्होंने देखिए न्यायपालिका भी ली। तीनों पॉइंटों को लेकर के इन्होंने सरकार बनाई थी। इस मॉडल पर सरकार बनाई थी। वो मॉडल किसका था? मॉन्टेस्क्यू का था। यही प्रश्न आपका पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, फ्रांस में नेशनल असेंबली के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मैंने जब ही आपको जस्ट बताया क्या था? एस्टेट्स। यहाँ आपके एस्टेट जनरल या एस्टेट जनरल, 3 प्रकार के एस्टेट जनरल थे। पीछे देख लीजिए, यहाँ चित्र मैंने आपको दिखाए थे। देखिए, एस्टेट, तृतीय एस्टेट। तो देखिए, तृतीय एस्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेशनल असेंबली का निर्माण हुआ था उसमें तृतीय एस्टेट तो उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए कैसे, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। फ्रांस में नेशनल असेंबली के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए, लुई 16वें द्वारा 5 मई 1789 को नए करों के लिए यानी टैक्सों के प्रस्ताव के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें पहले व दूसरे एस्टेट के 300 प्रतिनिधि भेजे गए और तीसरे एस्टेट के, देख लीजिए तीसरा एस्टेट महत्वपूर्ण रहेगा, तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। देखिए, ये बात सही थी। अब देखिए, एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक एक मत देने का अधिकार था। सबको एक एक मत देने का अधिकार था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए। उन्होंने क्या मांग रख दी? तृतीय एस्टेट ने, तृतीय वर्ग ने, कि पूरे वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मतदान कराया जाए। परंतु सम्राट ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो तीसरा एस्टेट था, तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। और देखिए, तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता बताते थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता कौन से एस्टेट के लोग बताते थे? तो तृतीय एस्टेट के लोग अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। अब देखिए, दिन था 20 जून का। 20 जून को यह प्रतिनिधि जो था वर्साय टेनिस कोर्ट में जमा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। कब घोषित किया? 20 जून को। अब देखिए, लुई 16वें ने अनंत नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। उन्हें झुकना पड़ा इन लोगों के आगे और उन्होंने यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर
अब से संविधान का अंकुश रहेगा। परंतु अंदर ही अंदर वो ऑस्ट्रेलिया से और बाकी के शासकों से मदद मांग रहा था जिससे इन लोगों का पतन किया जा सके, और ऐसा हुआ नहीं। आगे आने वाले प्रश्नों में आप ये देखेंगे। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य हैं, अभी आप लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देते हैं थोड़ी सी आपको इसके विषय में। देखिए तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार रहेगा। और ये लोकतांत्रिक सिद्धांत था। ये मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक थी, मैंने आपको बताया ना, रूसो की पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें प्रस्तुत किया गया था। ओके दोस्तों, लिख सकते हैं ये विचार उन्होंने कहाँ से लिया था, तो उन्होंने रूसो की पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नाम दे देता हूँ। रूसो की पुस्तक का क्या नाम था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी रूसो की पुस्तक का नाम था, वहाँ से विचार उन्होंने लिया था। और देखिए अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद इन्होंने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान, क्या शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। यानी कि ये लोग मेन रूप से सम्राट की शक्तियों को कम करना चाहते थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरे एस्टेट द्वारा गठित नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिराबेओ एवं आवेसीय, लॉक या जाक, और मात्रेक्यू या निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए तीसरे एस्टेट द्वारा गठित नेशनल असेंबली का नेतृत्व आपका मिराबेओ एवं आवेसीय द्वारा किया गया था। और महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 17वां, नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया? देखिए नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया? 4 अगस्त 1789, 5 अगस्त 1790, 10 अगस्त 1795, 15 अगस्त 1780। तो देखिए इन्होंने यह आदेश आपका 4 अगस्त 1789 को पारित किया था। और इन दोनों प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर आपको बताएंगे। जब तक आप 18वें प्रश्न में देखिए, फ्रांस की क्रांति के परिणामों के संदर्भ में, नहीं फ्रांस की जो क्रांति उसके परिणाम क्या निकले, परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राजतंत्र का अंत हो गया, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई, सामंतवाद के अवशेष समाप्त हो गए। उपरोक्त तो सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी कार्य हुए थे, राजतंत्र का अंत भी हुआ था, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा भी हुई थी, सामंतवाद के अवशेष भी समाप्त हो गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पहले इन दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं, जो ऊपर प्रश्न थे ये दोनों। देखिए मिराबेओ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन मैं सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली थी और वर्षा में जुटी हुई भीड़ को उसने एक जोरदार भाषण भी दिया था। दोस्तों इसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका निकाली थी। क्या निकाली थी? प्रचार पुस्तिका। अगले पॉइंट का महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर यानी कि धार्मिक टैक्स समाप्त कर दिए गए, जो कृषि का 10% हिस्सा होता था। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम उसमें 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। कितने अरब की? 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 19वां, नए संविधान ने फ्रांस को क्या बनाया? संवैधानिक राजतंत्र, कम्युनिस्ट राज्य, पूरी तरह से लोकतांत्रिक राज्य, कोई नहीं। तो देखिए नए संविधान ने फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बनाया था। क्या बनाया था? संवैधानिक राजतंत्र। देखिए यहाँ समझिए इसको, नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। उसका उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियाँ केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए थी। केंद्रीकृत होने की वजह से अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया था। ओके दोस्तों, ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं।
इन शक्तियों को विभाजित करने का विचार पहले से ही चला आ रहा था, तो इस टाइम पर 1791 तक इनको विभाजित कर दिया गया। अब देखिए काम कैसे होता था, पहले यहाँ समझ लीजिए थ्योरी को। देखिए 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार कैसे दे दिया गया, नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ओके दोस्तों, सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे, यानी कि नागरिकों को निर्वाचन समूह का चुनाव करने का अधिकार था, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। यानी कि देखिए, निर्वाचन समूह का चुनाव किया जाता था। निर्वाचन समूह जो था असेंबली के सदस्यों को चुनता था। किससे चुनता था? असेंबली के सदस्यों को। असेंबली के सदस्यों को कौन चुनता था? निर्वाचन समूह। और देखिए, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त था। सारे नागरिक मतदान कर सकते थे, वोट का अधिकार दे दिया गया। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक मत देने का अधिकार दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। देखिए, कर चुकाने वाले ही लोगों को, 25 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के लोगों को, पुरुषों को ये अधिकार दिया गया था वोट देने का। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया, निष्क्रिय नागरिक के रूप में। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देगा वही असेंबली का सदस्य बनेगा या निर्वाचन की योग्यता प्राप्त कर पाएगा। इससे आप समझ सकते हैं। देखिए, निष्क्रिय नागरिक जो कर नहीं देते थे, सक्रिय नागरिक जिनसे कर लिया जाता था। मताधिकार प्राप्त 2.8 करोड़ लोग, जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे ये। ओके दोस्तों, अब देखिए, यहाँ से लोग वोट दे देते थे, तो वोट द्वारा ही न्यायाधीश बनता था। और ये लोग वोट देते थे, जो निर्वाचक होते थे 50,000 पुरुष थे, ये वोट देते थे तो नेशनल असेंबली बनती थी। विधायिका का नियंत्रण रहता था सम्राट पर और मंत्रियों पर। ओके दोस्तों, कार्यपालिका में सम्राट और मंत्री रहते थे। आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 20वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रगान के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूछ रहा है फ्रांस का राष्ट्रगान का उदय कैसे हुआ था। देखिए, फ्रांस की घटनाओं से चिंतित होकर के वहाँ की सम्राट की बात मानते हुए प्रशा और अन्य, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सीमावर्ती राजाओं ने 1789 की गर्मियों में इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। कहाँ पर? फ्रांस में। पर देखिए क्या हुआ, नेशनल असेंबली उससे भी तेज चल रही थी और आगे की सोच रही थी। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के विरुद्ध, क्योंकि उन्हें पता था रानी ऑस्ट्रेलिया की थी, ऑस्ट्रेलिया से मदद मिल सकती थी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। ओके दोस्तों, इन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। एक जन विद्रोह के रूप में ये उभरा था। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजर्ट दी लायल द्वारा रचित मार्सिले थे। क्या थे? मार्सिले किसने रचे थे? कवि रॉजर्ट दी लायल। अब देखिए, यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो मार्सिले इस टाइम पर फ्रांस का राष्ट्रगान है। इस प्रकार मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान बना था। ऑप्शन क्या है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, जो कि शायद इसका लास्ट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, फ्रांस के आतंक राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, फ्रांस में एक समय ऐसा भी आया जिसके शासनकाल के समय को आतंक राज कहा गया। देखिए, वो कौन सा समय था? 1793 से 1794 के काल को आतंक का युग कहा गया है। देखिए, बात बिल्कुल सही है, आतंक का युग कहा गया, मगर जो समय था वो गलत था। 1793 से लेकर के 1794 के काल को आतंक का युग कहा गया है। ओके दोस्तों, यानी कि आपका पहला पॉइंट गलत है और गलत ही पूछ रहा है। अब देखिए, रोबेस्पियर्स ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। किसने अपनाई थी? रोबेस्पियर्स ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के सभी शत्रुओं को जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। दोषी पाए जाने पर गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। अब देखिए, गिलोटीन क्या होता था? गिलोटीन के विषय में जान लीजिए। गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी। क्या था गिलोटीन?
गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर। पॉइंट नंबर अगला देखिए, रॉबेस्पियर ने मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। ओके दोस्तों, गोश्त यानी कि मांस और पाव रोटी यानी कि जिसे हम डबल रोटी कहते हैं या पाव खाते हैं ना हम लोग, वही पाव है। पाव रोटी की राशनिंग यानी कि राशनों पे दिलवाना चालू करते थे, जैसे हमारे गेहूं मिलता है। महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी, यानी गेहूं के आटे पर साफ साफ रोक लगा दी थी उन लोगों ने। समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया था। समता रोटी में क्या था दोस्तों? साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली यह रोटी थी, जिसे समता रोटी नाम जाना जाता था, और सबके लिए इसी रोटी को खाना अनिवार्य कर दिया गया था। साबुत गेहूं से बनी होती थी। ओके दोस्तों, पॉइंट नंबर चौथा देखिए, परंपरागत मॉन्स्यूर यानी महाशय। मॉन्स्यूर को क्या कहा जाता है? महाशय। और मदाम यानी महोदया। मॉन्स्यूर यानी कि महाशय, महाशय को मॉन्स्यूर कहा जाता था, और मदान यानी कि महोदया को, फीमेल को, के स्थान पर अभी सभी फ्रांसीसी पुरुषों व महिलाओं को सितोयेन यानी नागरिक और नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। उनके भवनों को बैरक और दफ्तर बना दिया गया था। देखिए पॉइंट नंबर 5वां, अपनी नीतियों को ज़्यादा सख्ती से लागू करने के कारण उनके समर्थक तक त्राही त्राही करने लग गए थे। यानी कि उनकी जो नीतियाँ थी इतनी सख्त थी, उनके जो समर्थक थे वो भी उनकी नीतियों से त्राही त्राही करने लगे। और उसका अंत किस प्रकार हुआ देखिए, जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया गया। किसको? रॉबेस्पियर को दोषी ठहरा दिया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ओके दोस्तों, इनका अंत ऐसे हुआ, और ये इनका जो समय था वो आतंक राज के नाम से जाना जाता है। आज हम इतने ही प्रश्न लेकर के आए हैं, काफ़ी लंबा चैप्टर है। हम नहीं चाहते कि इस चैप्टर में से कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न छूटे जो आपके लिए आ सकता है। और जो टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना दोस्तों। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके फ्रांसीसी क्रांति के दूसरे भाग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।